गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय हम रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और आज हम इस पाठ का 5वां भाग पढ़ाएंगे। तो चलिए, अब तक आपने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा है। इसके साथ ही साथ सूचक क्या होते हैं और अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण, अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया एवं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया के बारे में आपने पढ़ा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए, फिर से देख लीजिए। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है उसके एच आयन या ओ एच आयन पर। तो क्षार की प्रबलता किस पर निर्भर करेगी? ओ एच आयन पर। और अम्ल की प्रबलता निर्भर करेगी उसके एच आयन पर, ये ध्यान रखना आप। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है बेटा? अनेक सूचकों का ये मिश्रण होता है। इसमें अनेक सूचक मिले हुए होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से इसे जाना जाता है। यह सूचक जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, और इसका अम्ल एवं क्षार के लिए इसका बहुत ही महत्व है। तो देखते हैं पीएच पैमाना क्या होता है। सबसे पहले समझिए आप कि पीएच पैमाना क्या होता है। तो पीएच पैमाना एक प्रकार का अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। जैसे आपने स्केल तो देखी होगी अपनी, मीटर पैमाना जिसे हम कहते हैं, वो दूरी नापने के लिए होता है। लेकिन ये जो पीएच पैमाना बनाया गया है वो अम्ल एवं क्षार की प्रबलता मापने के लिए बनाया गया है। तो किसी विलयन में एच आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं या पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच में जो पी है वो क्या प्रदर्शित करता है? पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। आगे देखिए, अगर पीएच पैमाने पर पीएच का मान अगर 7 आता है तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से कम आता है तो विलयन अम्लीय कहलाएगा। और अगर 7 से ज़्यादा आता है तो विलयन कैसे कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। तो पीएच पैमाना जो है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक प्रदर्शित हैं। पीएच ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। एच आयन की सांद्रता को इधर बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। तो इधर प्रबल अम्ल होंगे और इधर कौन से अम्ल होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। दुर्बल अम्ल आप जानते ही हैं, CH3COOH या H2CO3। इधर प्रबल अम्ल आप जानते ही हैं, HCl या H2SO4 होता है। इसी तरह से इधर दुर्बल क्षार और इधर प्रबल क्षार प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें क्या है? OH आयन की सांद्रता इधर बढ़ती हुई दिखाई गई है। तो
बीच में जो अंक है वो कितना है, 7 है। अगर 7 पर होता है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। और अगर 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अगर 7 से ज़्यादा हो तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होता है। आइए अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में भी पीएच मान का बहुत महत्व है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अम्लीय वर्षा का नाम तो आपने सुना ही होगा। आगे देखते हैं, मिट्टी का पीएच मान अच्छी उपज के लिए पौधे जो होते हैं एक विशिष्ट पीएच परास पर ही कार्य करते हैं। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो जाता है तो उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं, मिलाए जाते हैं। आगे हमारा पाचन तंत्र, आपने एसिडिटी का नाम सुना होगा, वो उसी से संबंधित है। एसिडिटी मतलब अधिक अम्ल बनना पेट में। तो हमारा उदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल तो आप जानते ही हैं, इनो का प्रचार बहुत सुना होगा आपने, इनो, जो कि उसमें क्या होता है, इसी का स्थान पर जो है यूज़ किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारे मुंह के जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल क्या होता है, दांतों का जो ऊपरी भाग होता है वो एनेमल कहलाता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन मुंह का पीएच का मान जो है 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो ऐसे मंजन का उपयोग करना चाहिए जिसमें क्या हो, क्षार हो। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करने से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले स्थान पर क्या होता है, दर्द होता है। एवं डंक मारने वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती का उपयोग करना चाहिए जिससे कि आराम मिलता है। चलिए, तो एक एक्स्ट्रा जानकारी थी आपको दैनिक जीवन में उपयोग, जो कि आपको पढ़ा दिया गया लेकिन आपको ये नोट नहीं करने हैं, केवल समझ लीजिए बस। चलिए अब आगे देखते हैं लवणों का पीएच। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। बताया था हमने थोड़ी देर पहले जब लवण पढ़ा रहे थे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो तब अम्लीय लवण कहलाता है। जब अम्लीय लवण कहलाएगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा 7 से। और प्रबल क्षारक हो और दुर्बल अम्ल हो तो क्षारीय लवण होगा और पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा।
चलिए आगे देखते हैं। साधारण नमक से रसायन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही हमारे सिलेबस में है कक्षा 10 के। तो इन्हीं के ये जो साधारण नमक से प्राप्त हो रहे हैं लवण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका उपयोग क्या क्या है और इनके बनाने की विधि क्या है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस 2H2O से बनेगा 2NOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो इसमें एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर ही NOH का विलयन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में होता है? ईंधन के रूप में। और क्लोरीन का उपयोग जल के स्वच्छता के लिए किया जाता है एवं HCl का उपयोग इस्पात की सफाई एवं औषधि के बनाने में किया जाता है। NOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन एवं कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर देखते हैं व्यंजक चूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक सूत्र कई बार पूछा गया है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की जब क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 से क्या बनना है? CaCO ये क्या है? व्यंजक चूर्ण है ये, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए। व्यंजन क्या होता है? रंग उड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। तो इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है व्यंजक। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए। रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 NH3 से बनना है NH3Cl प्लस NaCO3 बेकिंग सोडा, जिसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न विक्रिया होती है। 2NaHCO3 गर्म करने पर Na2CO3 बन जाता है। H2O और CO2 बनता है साथ ही साथ। आइए अब देखते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा जिससे क्या होता है? ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O से बनेगा Na2CO3.10H2O। तो ये क्या बन गया? धोने का सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरॉक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं को त्याग कर यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस हाफ H 1.5 H2O से क्या बनने आया? CaSO4 डॉट 2H2O क्या बन गया? ये जिप्सम प्राप्त हो गया फिर से। और ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर क्या करते हैं? हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर जो करते हैं वो इसी का उपयोग करते हैं, POP। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए करते हैं एवं इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। आजकल घरों में आपने देखा होगा इसका उपयोग बहुत मात्रा में किया जा रहा है। चलिए, तो ये दूसरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो ज़रूर पूछ लें और अपने नोट्स कंप्लीट रखें ताकि आगे जाके कोई समस्या आपको ना हो।